गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की साइंस की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्यतः क्या क्या अंतर होता है, वो कौन कौन से कोशिकांग हैं जो पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल है इसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पादप कोशिका में पाई जाती है या सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पौधों में मुख्यतः पाया जाता है। और अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतुओं में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, यानी कोशिका कला की, ठीक है, तो यह दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, और पादप कोशिका की बात करें तो ये है सेल मेम्ब्रेन जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। नंबर दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्म, या एक लिक्विड यानी तरल पदार्थ भरा रहता है कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका में भी भरा रहता है और पादप कोशिका में भी भरा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है क्योंकि इसमें उतना कार्य नहीं करना होता है पौधों को, और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है पौधों की कोशिका की अपेक्षा। ठीक है, तो दूसरा है हमारा डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होता है? ये कोशिका के किनारे पाया जाता है। इसका काम होता है एक से दूसरी कोशिका को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको जो पतली पतली ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं जैसी दिख रही होंगी केंद्र कला के बाहर, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। ये क्या होती हैं? इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER, ई से एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। ठीक है, तो यानी ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा सेंट्रोसोम। रेड कलर से है तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंस है, या तो फिर ये पादप कोशिका में पाया जाता होगा या तो फिर जंतु कोशिका में ही पाया जाता होगा। जो सेम ऑर्गन सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको तो मैंने ब्लैक में बनाया, जिनमें कुछ डिफरेंस है उनको मैंने रेड से बनाया है। तो सेंट्रोसोम जो है वो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका में ये एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम मैंने दो पोजीशन में दिखाया है, एक तो सिलेंड्रिकल एंड एक राउंड शेप में, यानी जो बेलनाकार है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये बेलनाकार है, इस तरीके से संरचना दिखाई है, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से मैंने दिखाया है। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम, तारक का है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये जंतु कोशिका में तो पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं यानी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो काले रंग से मैंने दिखाई हैं दानेदार संरचनाएं, इसमें भी दिखाई हैं पादप कोशिका में भी। तो ये क्या है? राइबोसोम्स। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यानी पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आप बताएंगे पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है हरित लवक। ठीक है, और दूसरा प्रमुख कोशिकांग, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। और कहा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम, क्योंकि ये सबसे छोटी संरचना, सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। ये राइबोसोम कुछ तो जो है साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से पड़े रहते हैं, कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सभी में मैंने राइबोसोम नहीं दिखाए हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SER ये दोनों मैंने पढ़ाए हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने दोनों में, अंतःप्रद्रवी जालिका में सभी पर राइबोसोम नहीं दिखाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को कई नामों से जानते हैं, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम।
जो पौधों में जो गाल्जी का पाया जाता है उसको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। और जो गाल्जी वर्ड है ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी। इन्होंने जो है गाल्जी काय की खोज की थी, उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये पौधों में आपको पता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं, जो कि पौधों में जो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, वो स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। किसमें? कोशिका के भीतर, ठीक है, स्टोर होता है। और इसको क्या बोल दिया? स्टार्च ग्रेन्यूल्स। एंड नेक्स्ट है हमारा, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में आप देख रहे होंगे लाइसोसोम। ये लाइसोसोम पादप कोशिका में एब्सेंट होता है और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। ये लाइसोसोम जंतु कोशिका में तो प्रेजेंट होता है और पादप कोशिका में ये एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स की बात करें, रिक्तिकाओं की बात करें तो जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और पादप कोशिका की बात करें तो ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, ये बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जब साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से नहीं विकसित हो पाता है तो रिक्तिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं? अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं और काफी एरिया कवर कर लेती हैं सेल का। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या होता है? पादप कोशिका में कहीं कहीं पर खांच जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। इनका प्रमुख कार्य होता है ये पास की कोशिका को जो है अपनी जो भी चीजें हैं ट्रांसफर कर लेती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या होता है? इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, कोशिका का मस्तिष्क किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रक को। क्यों? क्योंकि कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का डिसीजन कौन लेता है? न्यूक्लियस लेता है। ओके, तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। इसमें देखो न्यूक्लियोलस आप देख रहे होंगे, ये वाली है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। एंड ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की ओर आपको दिख रही है। ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। क्रोमैटिन नेटवर्क यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिला के क्या होंगे? क्रोमैटिन नेटवर्क यानी क्रोमैटिन जाल। और आपको इसमें दिख रहा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। और इसमें आप देख रहे होंगे जो भी संरचना है सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। वही मैंने जंतु कोशिका में भी दिखा दिया है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, सेम वही चीजें होती हैं। न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, पहला क्वेश्चन कि किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा लाइसोसोम। दूसरा क्वेश्चन होगा किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। तीसरा है किस कोशिकांग को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो है ऊर्जा प्रदान करती है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और चौथा जो क्वेश्चन होगा, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहा जाता है? पादप कोशिका में हरित लवक को, ठीक है। और अगर जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही आएगी, दूसरे नंबर पे आती है। तो इसमें क्योंकि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक का कोई काम ही नहीं होता है, तो इसमें दूसरा प्रमुख कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन होगा कि सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा राइबोसोम। ओके, तो बाकी तो एक एक करके मैंने सभी बता दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, एक नाम है सीलिया। सीलिया का क्या काम होता है? जैसे अगर हम अपनी त्वचा से एक सेल निकालें, उसका अध्ययन करें, तो उसमें एक रोम की संरचना भी मैंने दिखा दी है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो इसमें ये न्यूक्लियोलस है। ये मैंने न्यूक्लियस का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो।
तो केंद्रक में तो मैंने बता दिया है। और वैक्यूल्स की बात करें यानी रिक्तिकाओं की बात करें तो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की यानी कोशिका कला की। कोशिका कला आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। दूसरा है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है और पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होती हैं और पादप कोशिका में भी होती हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि इनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है क्योंकि इनमें गति होती है लेकिन गमन नहीं होता। गमन में जो एनर्जी खत्म होती है वो किसमें खत्म होती है? जंतु कोशिका में। इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है और पौधों में गमन नहीं करना होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना होता है, इसलिए इनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है जंतु कोशिका की अपेक्षा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डेस्मोसोम। अभी मैंने बताया डेस्मोसोम का क्या काम होता है। ये एक से दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ये एक कोशिका है, ठीक है, तो कई कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब एक ऊतक बनाएंगी, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी कैसे? एक से दो कोशिकाएं, दो से चार, ये जुड़ेंगी डेस्मोसोम के द्वारा, ठीक है, तब ये टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिश्यू यानी ऊतक बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने बताया कि जो केंद्रक कला के बाहर जो है ट्यूब्यूल्स जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ट्यूब्यूल्स जैसी रचनाएं जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मैंने, आप लोग देख सकते हो कि राइबोसोम मैंने सभी पे नहीं दिखाए हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दिखाए हैं, कुछ पे एब्सेंट कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? तारककाय। ये आप ऐसे देख सकते हैं, तारककाय को बेलनाकार ऐसे दिखेगा, और अगर राउंड शेप में देखें तो ऐसे दिखेगा, सामने से देखें तो दोनों मैंने पोजीशन में बना दिया है सेंट्रोसोम। और ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से राइबोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में? ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा गाल्जी बॉडी। गाल्जी का जंतु कोशिका में ज्यादा विकसित होता है यानी हम उसको ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और पादप कोशिका में ये पाया जाता है, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा विकसित नहीं होता है जंतु कोशिका की अपेक्षा। ओके, तो गाल्जी बॉडी, अभी मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 ईस्वी में एक गाल्जी काय की खोज की थी, इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया गाल्जी बॉडी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पौधों में पाए जाने वाले गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, ये उसका अदर नाम है। ओके, तो अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। यह एक सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पौधों में मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 भागों में इनको बांटा गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें पादप कोशिका में जो हरे रंग के पौधे जो दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण, जो कि हरित लवक मैंने बताए हैं। ओके, अभी हरित लवक के बारे में बता चुके हैं। न्यूक्लियस का भी वही नाम है, इधर भी और इधर भी, कोई डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियस में। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।